दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज में थर्ड प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आपके लिए मैंने पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और यूपी जीके के कुल मिलाकर 30 से अधिक क्वेश्चंस को कवर किए हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें और अपना स्कोर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए दोस्तों हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित की थी। दोस्तों प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को संविधान सभा के सम्मुख किसने प्रस्तुत की थी, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले आप सभी को याद रखना है, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह डेट आप सभी को याद रखना है कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना था। तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सम्मुख पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया गया था। और दोस्तों आप सभी को यह भी याद रखना है कि प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 280 के तहत की जाती है। तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में अप्रैल 1952 को की गई थी। किसके अध्यक्षता में? तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में अप्रैल 1952 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में NK सिंह जी हैं। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है, यह आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भारतीय संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि राज्यसभा को भारतीय संसद का कौन सा सदन कहा जा सकता है। तो भारतीय संसद का राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है और लोकसभा को निचली सदन कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। और वर्तमान में भारत के राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। तो यह आप सभी को याद रखना है। हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फजल अली भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। दिसंबर 1953 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। किसके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी और इसमें NH कुंजरू और KN पडिक्कर इस आयोग के सदस्य थे और यह आयोग 3 सदस्यीय था। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक के लिए बुलाता है राष्ट्रपति और बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। फ्रेंड्स 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा भारत भर में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, जिसे 1993 ईस्वी में अधिनियमित या संशोधित किया गया था। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का D पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का D पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है।
दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे। दोस्तों प्रश्नों को जो मैं ऐड करता हूं इस वीडियो में वह एकदम आपके पेपर के जैसे ऐड करता हूं। इसमें पॉलिटी जियोग्राफी के 4-5 प्रश्न, उसके बाद साइंस के 3-4 प्रश्न, यूपी जी के, इन सभी को मिलाकर 30+ क्वेश्चंस को मैं प्रति प्रैक्टिस सेट में ऐड करता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों हमारा यह जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। आर्टिकल की बात की जाए अगर आपसे तो 56 आपको याद रखना है। और भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देता है, यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। और भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। यदि भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है तो यह संपूर्ण संघ के मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। आप सभी को सबसे पहले यह याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर यह रेखा खींची गई है और कर्क रेखा से होकर जायरे देश नहीं गुजरता है, चीन और भारत गुजरते हैं। दोस्तों कर्क रेखा भारत के अलावा 14 अन्य देशों से होकर गुजरता है। 14 देशों के अलावा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य ऐसे हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर आप सभी भारत के मैप को अपने पास रखेंगे तो इन क्वेश्चन को याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है। दोस्तों ग्रीनविच यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और इसी को मानक समय रेखा माना जाता है। ग्रीनविच को मानक समय रेखा माना जाता है और इसे ही 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। विश्व भर का मानक समय जोन ग्रीनविच रेखा से ही ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा से पूर्व में बढ़ने पर टाइम में वृद्धि होती है, जबकि पश्चिम में जाने पर समय घटता है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है। दोस्तों हमें पता है कि एवरेस्ट पर्वत, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और यह नेपाल में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके ऊंचाई की बात की जाए तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है और यह हिमालय का हिस्सा है। आपसे पूछा जाए कि एवरेस्ट पर्वत शिखर किसका हिस्सा है तो यह हिमालय का हिस्सा है और माउंट एवरेस्ट के बाद गॉडविन ऑस्टिन या केटू दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का हिस्सा है। और अगर तीसरे की बात की जाए कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो दोस्तों सिक्किम में स्थित कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंग्लिश नाम को भी आप सभी को याद रखना है, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। वायुमंडल की परतों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, या इसी को बाह्य मंडल भी कहते हैं। और दोस्तों जो क्षोभ मंडल होता है यह वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है। इसके बाद समताप मंडल, वायुयान या एरोप्लेन उड़ने की सबसे आदर्श स्थिति समताप मंडल में ही होती है। और दोस्तों सभी वायुमंडल की घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा क्षोभ मंडल यानी निचली परत में होती है। यह आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि नकदी फसल निम्न में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना नकदी फसल है, जूट नकदी फसल है, कपास भी नकदी फसल है। हम बात करें अगर भारत के प्रमुख नकदी फसलों की तो दोस्तों सरसों की खेती नकदी फसल है, रबड़ की खेती, जूट की खेती, चाय की खेती और गन्ने की खेती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कपास की खेती, मूंगफली की खेती, यह सभी कुछ प्रमुख नकदी फसलों के उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है।
दोस्तों यह क्वेश्चन कल्चर से है और कल्चर से आप सभी से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, तो कल्चर आप सभी को पढ़ के जाना है। हम बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य पालन पीसी कल्चर से संबंधित है। अब 3-4 और कल्चर्स हैं, उसे आप सभी को याद रखना है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। माइकोलॉजी कौकों के अध्ययन से संबंधित है। फाइटोलॉजी आप सभी को याद रखना है, शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। और पोमोलॉजी फल के अध्ययन से संबंधित है। तो इन अध्ययन और कल्चरों को आप सभी को पढ़ के जाना है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, या इन्हीं को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। और इस वंश के प्रतापी राजा की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का एक महान शासक था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। और चंद्रगुप्त का पिता घटोत्कच था। चंद्रगुप्त का पुत्र की बात की जाए तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, और इसका पौत्र भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका पौत्र था। तो फ्रेंड्स गुप्त साम्राज्य के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर जीत के साथ किया था। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय, चाहे महायान हो चाहे वज्रयान हो, ये सभी मानते हैं, यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश लिखे हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों विलियम बेंटिंक जो तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल था, इसके द्वारा, और लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने का फैसला किया था। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले के द्वारा की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के द्वारा बनाया गया था, और वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है, 1854 के वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था? दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज, निजाम और मराठा एक तरफ थे, और हैदर एक तरफ था। इनके मध्य प्रथम मैसूर युद्ध को लड़ा गया था। तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था, और इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी। यह आप सभी को याद रखना है। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मैसूर के हैदर अली के मध्य मद्रास की संधि हुई थी। अंग्रेजों और मैसूर के मध्य कुल मिलाकर 4 युद्ध हुए थे। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? दोस्तों टीबी और निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। और यह बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है, और यह हमारे फेफड़ों यानी हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? दोस्तों फेफड़ों का आकार शंक्वाकार होता है, यानी हमारे लंग्स का आकार शंक्वाकार होता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें फेफड़ों के आंतरिक संरचना की, तो दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते के समान स्पंजी यानी मुलायम और असंख्य वायु कोषों में बटी रहती हैं हमारे फेफड़े। और फेफड़ों का मुख्य कार्य रक्त का शुद्धिकरण यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन है। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर अन्य अध्ययन की, तो भूमिगत जल जो भूमि के अंदर जल होते हैं, उनके अध्ययन को हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। तो यह भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? दोस्तों एलपीजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है, बायोगैस का भी किया जाता है, और कोयलों का भी किया जाता है। लेकिन सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर एलपीजी की, तो एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या है?
दोस्तों कार्य यानी वर्क का मात्रक जूल हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे आप सभी को ऐसे याद रखना है, काजू यानी का से हो जाएगा कार्य और जू से हो जाएगा जूल। ऐसे भी आप सभी इसे याद कर सकते हैं। हम अगर बात करें वाट की, तो वाट शक्ति का मात्रक हो जाएगा। न्यूटन की बात की जाए तो दोस्तों न्यूटन बल का मात्रक है, यह भी आप सभी को याद रखना है। और एम्पियर की बात की जाए तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों अम्ल का मान 7 से कम होता है और क्षारक का मान 7 से ऊपर होता है। और हमारे क्वेश्चन पूछा गया है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन बी 7 से कम होता है। यह इस क्वेश्चन से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यह आप सभी को याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर बना है। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बना है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे पहले राजघाट परियोजना के नाम से जाना जाता था और इसका नाम बदलकर अब रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कर दिया गया है और यह बेतवा नदी पर स्थित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। दोस्तों नेपाल उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है, मध्य प्रदेश दक्षिण में स्थित है, पश्चिम बंगाल का तो सीमा ही नहीं लगता, बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से पूर्व में लगती है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगरा अपने पेठों के लिए प्रसिद्ध है, बरेली सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। इन बातों पर भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश में सरोजनी नायडू थी, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम बात करें अगर अमेरिका की, तो दोस्तों अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चीन की बात की जाए तो चीन साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यह आप सभी को याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।